नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद आर्यन। दोस्तों, आज की हमारी कहानी केरल के एक रहने वाले शख्स की है जिसका नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। तो चलिए अब ये कहानी इंद्रजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। साथ ही आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी और हमारी बीच की नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं केरल का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, तो मेरे साथ ये जो डरावनी घटना हुई थी, ये मेरे इस ट्रक ड्राइविंग वाले काम के दौरान ही हुई थी। आज से लगभग 6 साल पहले मैं अपने ट्रक में केरल से पानी के नारियल लेकर अलग अलग स्टेट में उनकी सप्लाई करने के लिए जाया करता था। उस दिन मैं अपने ट्रक में पूरा सामान लोड करके छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गया था, क्योंकि उस माल को मुझे छत्तीसगढ़ के ही एक बड़े होलसेल में पहुंचाना था। इसी वजह से मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि मेरा यह सफर लगभग 2 से 3 दिन का होने वाला है और इस सफर में मुझे शहर के साथ साथ कई ऐसी सुनसान जगहों से भी गुजरना पड़ेगा, जहां से गुजरते वक्त अक्सर इंसान को कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं जिन चीजों को अगर कोई साधारण सा इंसान देख ले तो वो फिर कभी भी उस रास्ते पर जाने की गलती नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हम जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनकी रात के वक्त अक्सर ऐसी चीजों को देखने की आदत पड़ चुकी होती है, पर हमको इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा होता है कि उन चीजों से जितना बचकर निकला जा सके उतना ही अच्छा रहता है। अगर कोई बिना काम उन चीजों के पास जाकर उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो फिर वो खुद अपनी मौत को बुलावा देता है। ट्रक ड्राइविंग के काम में आने से पहले मुझे मेरे चाचा ने इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझाया था, क्योंकि मैंने ये ट्रक ड्राइविंग वाला काम मेरे चाचा से ही सीखा था। पर चाचा तो गुजर चुके थे और मैं अकेला ही ट्रक चलाया करता था। उस दिन जब मैं छत्तीसगढ़ के लिए निकला था, तो मेरे साथ खलासी के रूप में मेरे उन्हीं चाचा का लड़का था जिन्होंने मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम सिखाया था, जो अब गुजर चुके थे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस तरीके से मैंने तुझे ट्रक ड्राइविंग का काम सिखाया है, उसी तरीके से तू संजू को भी ट्रक ड्राइविंग का काम सिखाना। अब जो संजू हैं, वो उन्हीं के बेटे का नाम है। तो आज संजू और मैं छत्तीसगढ़ के लिए जाने वाले थे। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास में हम लोग रवाना हो गए थे, लेकिन क्योंकि इतनी लेट रवाना हुए थे, इस वजह से रात का खाना तो हम लोगों ने घर से ही पैक करवा लिया था और थोड़ा बहुत हम लोग उस वक्त खाकर निकले थे। तो ऐसे में अब रात के टाइम पर कहीं पर भी रुककर हम लोगों को किसी भी ढाबे पर खाना खाने की जरूरत नहीं थी। अब इस वक्त तक संजू भी थोड़ा बहुत ट्रक चलाना सीख गया था, तो ऐसे में मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि रात के वक्त जब मुझे थोड़ी बहुत नींद आए तो मैं सो नहीं पाऊंगा। अक्सर संजू रात के वक्त लगातार 2 से 3 घंटे तक अकेला ही ट्रक चला लिया करता था और इस दौरान मैं भी एक छोटी सी नींद की झपकी ले लेता था, जिसकी वजह से मुझे आगे ट्रक चलाने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब उस दिन हम लोगों ने घर से निकलने से पहले इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि आने वाले दिनों में एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन की रात काफी ज्यादा काली और डरावनी होती है। उस रात को अगर इंसान किसी ऐसी सुनसान जगह पर चला जाता है या फिर किसी ऐसी सुनसान जगह से गुजरता है जहां से गुजरना उस रात खतरे से खाली नहीं होता है, और अगर जो कोई भी गलती से उस तरफ से गुजर जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए ही गुजर जाता है। दरअसल जिस रात हम लोग हमारे घर से निकले थे, उस रात तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है। पूरी रात लगभग सुबह के 4 बजे तक मैंने ट्रक चलाया था। उसके बाद मैं सोने चला गया और संजू ट्रक चलाने लग गया था। दोपहर के लगभग 3 बजे तक संजू लगातार ट्रक चला रहा था। इस बीच हम लोगों ने घर से लाया हुआ खाना और दिन में किसी एक ढाबे पर रुककर दिन का खाना हमने खा लिया था। अब जैसे ही दोपहर को 3 बजे मेरी आंख खुलती है, तो उस वक्त तक मैं अपनी नींद पूरी करके उठ चुका था। लेकिन अब मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जिस जगह पर रुककर हम लोग थोड़ा नहा सके,
इसी वजह से अब संजू को साइड में बैठाकर मैं ट्रक चलाने लग जाता हूँ और फिर हम लोग एक पेट्रोल पंप पर ले जाकर अपने ट्रक को रोक देते हैं और वहीं पर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। वहां से नहाने धोने के बाद हम लोग अब किसी ढाबे की तलाश में थे, क्योंकि रात होने से पहले पहले हम लोगों को खाना खाना था। रात होने से पहले इसीलिए खाना था क्योंकि रात के वक्त एक बार किसी ढाबे पर खाना खाने बैठ जाए तो फिर वक्त का पता ही नहीं चलता है। लेकिन उस पेट्रोल पंप से निकलने के बाद हम लोगों को कहीं पर भी कोई ढाबा नहीं मिल रहा था। अब चलते चलते हम लोगों को शाम के लगभग 6 बज चुके थे और धीरे धीरे सड़क के चारों तरफ अंधेरा पसरने लगा था। तभी संजू अचानक से मुझसे कहता है कि सड़क के उस तरफ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। जिस तरफ वो हाथ से इशारा करता है मैं भी उस तरफ देखता हूं तो हमें दिखाई देता है कि सड़क के बगल में थोड़ा ढलान से उतरने के बाद कुछ ढाबे के जैसा बना हुआ है और उस जगह से धुआं उठ रहा था। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर खाना पकाया जा रहा हो। उस जगह को देखते ही संजू मुझसे कहने लगता है कि चलो वहां चलकर देखते हैं, आज किसी अलग सी जगह पर खाना खाते हैं। पहले तो मैं उसे उस जगह पर जाने के लिए मना करता हूं, लेकिन जब वो बार बार काफी ज्यादा जिद करने लग जाता है तो मैं वहीं पर सड़क के किनारे अपने ट्रक को खड़ा करके उसके साथ नीचे ढलान में उतरकर उस ढाबे की तरफ जाने लगता हूं। दिखने में तो वो किसी ढाबे की तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके बाहर ना ही तो किसी नाम का कोई बोर्ड लगा हुआ था और ना ही हमारी ट्रक के अलावा वहां पर और कोई दूसरा ट्रक खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके करीब जाते गए तो हम लोगों को दिखाई देता है कि बिल्कुल किसी ढाबे की तरह ही वहां पर कुर्सी टेबल लगी हुई है जिन पर शायद लोग बैठकर खाना खाते हैं। अब हम लोग उस ढाबे के बिल्कुल बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन हम लोगों को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर से कुछ चीजों की अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई बर्तन साफ कर रहा हो। उस आवाज को सुनकर हम दोनों ही बाहर से खड़े खड़े आवाज लगाते हैं। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आता है तो हम लोग वहां से वापस लौटने के लिए मुड़े ही थे कि तभी पीछे से आवाज आती है कि अब आ ही गए हो तो बिना कुछ खाए वापस क्यों जा रहे हो। जैसे ही हम दोनों को ये आवाज सुनाई देती है तो हम दोनों पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं और जब हम दोनों पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि उस टूटे फूटे और पुराने से ढाबे की तरह दिखने वाले घर के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी हुई है, जिसके सिर पर पसीने की बूंदें हम लोगों को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस वक्त वो थोड़ा जोर जोर से सांस भी ले रही थी, जिस चीज को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई दमा की मरीज हो। तभी मैं उससे पूछता हूं कि अरे अम्मा, क्या तुम अकेली ही यहाँ पर काम करती हो? तो वो अपने सिर को हाँ में हिलाती हैं और उसके बाद मुझसे कहती हैं कि बेटा, अक्सर इस रास्ते पर आने जाने वाले लोग यहाँ पर रुककर खाना खाते हैं, क्योंकि आगे काफी दूर तक इस रास्ते पर ना ही तो कोई ढाबा है और ना ही कोई चाय की दुकान है। पहले मैं और तुम्हारे बाबा दोनों साथ में मिलकर इस ढाबे को चलाया करते थे, लेकिन तुम्हारे बाबा तो मेरा साथ बीच में ही छोड़कर गुजर चुके हैं और अब मैं अकेली ही यहाँ पर खाना खिलाने का काम करती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ कि हम लोगों के अलावा तो हमें यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई आता भी है यहाँ पर या नहीं आता। तो मेरी ये बात सुनकर वो मुझसे कहती हैं कि बेटा, गहरी रात होने के बाद ही लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही रात के 8 बजे के बाद खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, जिसकी वजह से जो लोग अक्सर यहाँ से गुजरते हैं तो उनको इस बात का अच्छी तरीके से पता होता है कि उनको कब, कहाँ और क्या मिलने वाला है। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने मुझसे ये बात कही तो मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि कहीं ये बूढ़ी औरत खाने के अलावा किसी और चीज के बारे में तो बात नहीं कर रही है। लेकिन फिर मैं उस बात को नजरअंदाज करते हुए उसे कहता हूं कि क्या हमको कुछ खाने के लिए मिलेगा? तो वो हम लोगों से कहती हैं कि मिल तो जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ देर के लिए यहां पर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं बर्तन ही साफ कर रही हूं और खाना बनाने में अभी मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर तुम लोगों को जल्दी है तो तुम लोग यहां से जा सकते हो। जब उसने हमसे ये बात कही तो बड़ी ही रूखी सी आवाज में कही। उसकी ये बात सुनकर संजू को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से वो मुझसे कहता है कि चलो यहां से निकलते हैं, आगे जाकर कहीं दूसरी जगह पर खा लेंगे। तभी मैं संजू से कहता हूं कि तूने सुना नहीं, इस बुढ़िया ने क्या कहा था कि आगे इस रास्ते पर काफी दूर तक कोई भी ढाबा नहीं है, तो ऐसे में हम लोग भूखे रहकर ट्रक कैसे चलाएंगे? तो वो मुझसे कहता है कि 3-4 घंटे चलने के बाद कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा।
अब उसकी बात को सुनकर मैं भी पीछे की तरफ मुड़कर ऊपर सड़क की तरफ उस चढ़ाई में चढ़ने लगा था। आगे आगे संजू चल रहा था और पीछे पीछे मैं चल रहा था। तभी मेरे बिल्कुल कान से सट्टाकर मुझे एक आवाज आती है। जब वो आवाज आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे ही बोल रहा हो। उस आवाज को सुनते ही जब मैं अचानक से पीछे की तरफ पलटता हूं तो बिल्कुल जैसा मैंने महसूस किया था कुछ वैसा ही वहां पर था। यानी कि वो बूढ़ी औरत अब बिल्कुल मेरी पीठ के पीछे ही खड़ी हुई थी। उसको अपने इतना ज्यादा करीब खड़ा हुआ देखकर मैं अचानक से चौंक गया था। लेकिन अब वो अजीब तरीके से घूरकर मुझको कहती हैं कि आज तुम यहां से मेरे हाथ का खाना खाए बिना जाने की गलती करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देती हूं कि आगे इस रास्ते पर एक ऐसी डायन भटकती है जो अक्सर अमावस्या की रात को अपना शिकार करने के लिए निकलती है। और आज अमावस की ही रात है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी वैसे वैसे ही इस सुनसान रास्ते पर उस डायन का प्रकोप बढ़ता जाएगा। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम आज रात को खाना खाकर यहीं पर रुक जाओ। अगर तुम लोगों ने गलती से भी इस सुनसान रास्ते पर रात के वक्त सफर करने की भूल की तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम अभी मुझसे कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि हमारे अलावा तो आपके ढाबे पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। वो इसी वजह से नहीं दिखाई दे रहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि आज अमावस्या की रात है और आज की रात जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता है उसको वो डायन अपना शिकार बना ही लेती है। मुझसे ये बात कहकर वो बूढ़ी औरत अब अजीब तरीके से वहां पर हंसने लगी थी और हंसते हंसते वापस पीछे की तरफ मुड़कर अपने उस टूटे फूटे से ढाबे की तरफ जाने लगी थी। अब उसकी बात सुनकर मैं और संजू एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। लेकिन तभी मैं उससे कहता हूं कि आगे नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हम लोग वापस पीछे की तरफ तो जा ही सकते हैं। तो वो मेरी तरफ अपनी गर्दन को घुमाकर तिरछी नजरों से मेरी ओर देखते हुए मुझसे कहती हैं कि तुम चाहे आगे की तरफ जाओ या पीछे की तरफ जाओ, लेकिन आज की रात कहीं पर भी तुम्हारा सफर करना खतरे से खाली नहीं है। मुझसे ये बात कहकर वो तुरंत ही अपने उस ढाबे के अंदर चली जाती हैं। अब मैं और संजू वहां पर खड़े खड़े कुछ देर तक सोचने लगते हैं। फिर संजू मुझसे कहता है कि चलो हम लोग यहां से निकलते हैं। मुझे तो ये बुढ़िया दिमाग से थोड़ी सटियाई हुई लग रही है। शायद इसके ढाबे पर बहुत कम लोग आते होंगे और जब इसने हम लोगों को इसका खाना खाए बिना यहां से जाते हुए देखा तो इसको लगा होगा कि इसका तो नुकसान हो गया। इसी वजह से ये हम लोगों को किसी डायन का नाम लेकर डराने की कोशिश कर रही हैं ताकि हम लोग यहीं पर रुककर इसका खाना खा लें। अब मुझे भी संजू की बात में थोड़ा बहुत दम लगा। इसी वजह से मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, अपन यहां से निकलते हैं और उसके बाद हम दोनों ऊपर सड़क की तरफ चढ़कर हमारा जो सड़क के बगल में ट्रक खड़ा हुआ था उस ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जिस वक्त हम लोग वहां से निकल रहे थे उस वक्त ट्रक को स्टार्ट करके थोड़ी सी दूर आगे जाते ही संजू अजीब तरीके से ट्रक के पीछे की तरफ देखने वाला जो साइड का मिरर लगा हुआ था उस मिरर की तरफ देखने लगा था। जब मैं बार बार उसको उस मिरर की तरफ देखते हुए देखता हूं तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या हुआ, इस तरह से अजीब तरीके से घूरकर पीछे की तरफ क्या देख रहे हो। तो वो मुझसे कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो बूढ़ी औरत सड़क के ऊपर खड़ी होकर हम लोगों की तरफ ही देख रही है। तो मैं उससे कहता हूं कि पागल हो गया है, उस बूढ़ी औरत से वहां पर ठीक तरीके से चला भी नहीं जा रहा था और वो इतनी चढ़ाई में इतनी जल्दी चढ़कर कैसे आ सकती हैं। तो संजू मुझसे कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल वही बूढ़ी औरत हमारे ट्रक के पीछे खड़ी हुई हैं और अजीब तरीके से हम लोगों की तरफ देख रही हैं। तो मैं उससे कहता हूं कि चाहे अब वो अजीब तरीके से घूर कर देखे या किसी और तरीके से देखे, हम लोग तो वहां से निकल कर आ ही गए हैं, तो तुझे अब किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब उस वक्त ट्रक चलाते चलाते अचानक से ही मैं संजू से पूछता हूं कि क्या सच में ही आज अमावस्या है। तो वो मुझसे कहता है कि हाँ, अमावस्या तो आज ही है। अब उसकी ये बात सुनकर मुझे उस बूढ़ी औरत की कही हुई बातें याद आने लगी थी और मैं सोचने लगा था कि कहीं आगे चलकर सच में हमारे साथ कोई ऐसा डरावना हादसा हो गया तो फिर हमें इस बात का पछतावा होगा कि काश हम उस बूढ़ी औरत की बात मानकर वहीं पर रुक जाते। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि आज से पहले भी तो बहुत सी अमावस्या की रात को मैंने रात के वक्त ट्रक चलाया है। आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अब भी मुझे डरने की जरूरत नहीं है।
यही बात सोचकर अब मैं बिल्कुल बेखौफ होकर उस सुनसान सड़क पर अपना ट्रक चलाने लगा था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर एक ऐसी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है जिसके बारे में शायद थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे पहले से ही था, लेकिन वो चीज सच में हमारे साथ हो जाएगी इसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी हम लोग उस जगह से निकलकर लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी तय करके थोड़ा आगे गए ही थे कि अचानक से एक जगह पर जाकर हम लोगों को चलते ट्रक से ही पीछे की तरफ से ऐसी आवाज आती है जैसे कि हमारे ट्रक का कोई टायर फट गया हो। जैसे ही इस तरह की आवाज आती है तो मैं सड़क के किनारे ट्रक को रोक देता हूं और ट्रक को रोककर संजू से कहता हूं कि जरा एक बार नीचे उतर कर देख कर आओ, कहीं कोई टायर तो नहीं फट गया है। मेरे ऐसा कहते ही संजू अपने हाथ में टॉर्च लेकर ट्रक से नीचे उतरता है और ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगाकर मेरे बगल में केबिन के पास आकर मुझसे कहता है कि टायर तो सारे बिल्कुल ठीक हैं, किसी भी टायर में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उससे कहता हूं कि अगर सारे टायर सही हैं तो फिर थोड़े टाइम पहले ही ऐसी आवाज क्यों आई जैसे कोई टायर फट गया हो। तो मेरी ये बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि आप थोड़ा नीचे आकर खुद ही देख लो, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए। अब उसके ऐसा कहने पर मैं ट्रक को चालू छोड़कर ट्रक के केबिन से नीचे उतर जाता हूं और उसके आगे आगे चलकर अब सारे टायरों को ध्यान से देखने लगता हूं। जिस वक्त संजू ट्रक से नीचे उतरा था तो उस वक्त उसने ट्रक के केबिन में रखा हुआ एक लोहे का सीरिया ले लिया था, जिसको हम लोग अक्सर ट्रक के टायरों के बीच में जो छोटे छोटे कंकर फंस जाते थे उनको निकालने के काम में लेते थे। अब वो लोहे का सीरिया संजू के हाथ में था। जैसे ही मैं उसके आगे देखते देखते ट्रक के पीछे गया तो अचानक से संजू पीछे से उस लोहे के सीरिये से मेरे सिर पर वार करता है। जैसे ही वो मेरे सिर पर वार करता है तो उसके वार करने के साथ साथ ही मुझे मेरी आंखों के सामने दिखाई देता है कि संजू तो ट्रक के बिल्कुल पीछे की तरफ लहूलुहान पड़ा हुआ है और मेरी आंखों के सामने उसका सिर फटा हुआ था जिससे अब लगातार खून निकल रहा था। लेकिन उस चीज को देखने के साथ साथ ही मेरे सिर पर पीछे से एक बहुत भारी चोट लगी थी। मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे संजू ने ही मेरे ऊपर हमला किया है, लेकिन उस पल के साथ ही जब मुझे नीचे सड़क पर अंधेरे में संजू पड़ा हुआ दिखाई दिया तो ये चीज देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि उस वक्त मैं सोचता हूं कि अगर संजू यहां पर पड़ा हुआ है तो फिर ये मेरे पीछे संजू के रूप में कौन है। जैसे ही मैं ये चीज मेरे दिमाग में लाता हूं तो मैं उस चोट के लगने के बावजूद भी पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूं कि आखिर किसने पीछे से मेरे सिर पर मारा है। अब जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूं तो जो कोई भी पीछे की तरफ खड़ा हुआ था उसको देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इंसान भी हमारे साथ ऐसा कर सकता है। दरअसल जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मुझे दिखाई देता है कि उस लोहे के सिरिया को हाथ में पकड़े हुए मेरे बिल्कुल पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई है जो अभी कुछ देर पहले उस ढाबे पर हम लोगों को मिली थी। लेकिन उस वक्त तो वो किसी दमा के मरीज की तरह हांफती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल किसी जवान औरत की तरह काफी ज्यादा जोश में थी। और उस वक्त वो मुझे बूढ़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि दिखने में उसका हुलिया तो बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जानबूझकर किसी बूढ़ी औरत की तरह बनने का नाटक कर रही हो। लेकिन मेरी और उसकी नजरें मिलते ही वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते ही मुझसे कहती हैं कि क्यों, क्या हुआ, कहा था ना मैंने तुमसे कि इस सुनसान रास्ते पर अमावस्या की रात को एक डायन अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलती है। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और देखो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। मुझसे ये बात कहकर वो बिल्कुल उसी तरीके से हंसने लगती हैं जिस तरीके से वो उस ढाबे पर हम लोगों को उस डायन के बारे में बताकर हंसने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता वो उस लोहे के सीरिये से मेरी तरफ एक बार फिर से वार करती हैं और उसके उस वार से बचने के लिए मैं थोड़ा पीछे की तरफ होता हूं, लेकिन मेरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और मैं वहीं पर पीठ के बल धड़ाम से नीचे सड़क पर गिर जाता हूं। मेरे नीचे गिरते ही अब वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे मुझे किसी जवान औरत के रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही थी और कुछ ही देर में वो अजीब तरीके से काफी ज्यादा लंबी भी हो गई थी। इसके साथ ही एक जवान औरत के रूप में बदलने के बाद उसके चेहरे पर अजीब तरह की काली काली दरारें आने लगी थीं और उसके चेहरे का रंग कुछ इस तरह का बदलने लगा था
जिस रंग में उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब मेरे चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा था और मेरे बगल में ही संजू गिरा हुआ था, जिसके सिर से अब खून निकल रहा था। ये चीज देखकर मैं समझ गया था कि शायद ये ही वो डायन है जो इस सुनसान रास्ते पर लोगों का अपना शिकार बनाती है। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये वही डायन है तो फिर इसने हम लोगों को खुद से ही आकर इस रास्ते पर आने के लिए मना क्यों किया था। पर अब मुझ में उससे इस बारे में पूछने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब वो मेरे सामने एक नॉर्मल औरत की जगह एक बहुत ही डरावने रूप में बदल चुकी थी। उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना हो गया था और उसके हाथ पैरों की त्वचा अब अपने आप ही पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसके हाथों पर काफी लंबे लंबे नाखून आ गए थे। साथ ही जब वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से घुर्राते हुए मुस्कुरा रही थी तो उसके मुंह के अंदर से होठों से होते हुए एक अजीब सी लार टपक रही थी, जो कि रात के अंधेरे में मुझे कुछ गहरे काले रंग वाले खून की तरह की दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो उस वक्त मैं ये सोचने लग जाता हूं कि आखिर मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि उस वक्त मुझे खुद से ज्यादा संजू की चिंता हो रही थी। उसके पिता की मौत के बाद उसके घर में उसके अलावा और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, और अगर आज उसको यहां पर सच में कुछ हो जाता है तो फिर मैं जिंदगी भर इस बोझ को अपने कलेजे से नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये सब चीज तो मैं तब कर पाऊंगा ना जब मैं खुद जिंदा बचूंगा। आज ये डायन संजू के साथ साथ मुझे भी यहीं पर मार के दम लेगी। तभी मैं कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत करके एक दबी दबी सी आवाज में उससे पूछता हूं कि क्या तुम खुद ही वो डायन हो जिसके बारे में तुमने हम लोगों से कहा था। तो वो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही मुझसे कहती हैं कि समझदार तो तू बहुत ही ज्यादा है, लेकिन काश तू तेरी इस समझदारी को थोड़े टाइम पहले काम में ले लेता तो आज तेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब मैं तुम लोगों को मारकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे मांस को इस सड़क पर आने वाले लोगों को खिलाऊंगी, और तुम्हारा जो खून बचेगा उस खून को गर्म करके पीऊंगी, जिससे मेरी ये जवानी और भी ज्यादा बढ़ेगी। अब उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की डायन है। ये हम लोगों को यहाँ पर मारने आई हैं या फिर हमें सिर्फ इस वजह से मारने आई हैं कि इसको लोगों को खिलाने के लिए किसी इंसान का मांस चाहिए। अब मैं इसी कशमकश में डूबा हुआ था कि तभी वो अचानक से ही मेरे पास आकर मेरे बगल में जो संजू पड़ा हुआ था उसके पैर को पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगती हैं। तो मैं घबराते हुए उससे कहता हूं कि इसको कहां लेकर जा रही हो। तो वो मुझसे कहती हैं कि वहीं जहां इसको काफी टाइम पहले ही होना चाहिए था। लेकिन जब उसने मेरी तरफ पलटकर मुझको देखा और मुझसे ये बात कही तो अब उसके चेहरे को देखते ही मैं डर के मारे बुरी तरीके से कांप उठा था। इस बार उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना हो गया था कि एक पल के लिए भी उसके चेहरे की तरफ देख पाना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से अपने उस डरावने रूप में आ चुकी थी जिस डरावने रूप में वो लोगों का शिकार करती थी। पर तभी अचानक से मेरी नजर संजू की तरफ जाती है। जब वो उसको घसीटते हुए वहां से लेकर जा रही थी तो उस वक्त मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ गई तो मुझे दिखाई देता है कि संजू की आंखें इस वक्त बार बार झपक रही हैं। इस चीज को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि संजू अभी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मेरे अंदर एक थोड़ा सा विश्वास जागता है और मैं सोचता हूं कि अगर मैं किसी तरीके से एक बार इस जगह से संजू को बचाकर निकल जाऊं तो फिर आगे जाने के बाद तो मैं इस डायन से बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन आगे जाकर इससे बचने का रास्ता निकालने से पहले मुझे अब इस वक्त यहां से इससे बचने का रास्ता ढूंढना होगा। अभी मैं मेरे मन में ये चीजें सोच ही रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं ये सब चीजें कभी भी नहीं कर पाऊंगा। शायद मैं संजू को कभी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि वो डायन जैसे ही उसको घसीट कर वहां से लेकर जाती हैं तो शायद उसको भी इस बात का यकीन हो गया था कि संजू अभी भी जिंदा है। इसी वजह से वो पलटकर उसकी तरफ आती है और उसके सिर पर उस लोहे के सीरिये से 3-4 बार वार करती हैं, जिसकी वजह से उसका सिर पूरी तरीके से कुचल गया था और खून के साथ साथ उसके सिर का काफी बड़ा हिस्सा भी बाहर की तरफ आकर लटक गया था। ये चीज देखकर मेरे मुंह से एक बहुत भयंकर चीख निकल जाती है और मैं वहां पर पड़ा पड़ा अजीब तरीके से बिलक बिलक कर रोने लगता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी आंखों के सामने ही संजू को इतनी भयंकर मौत मिलेगी। पर जैसे ही उसके सिर का कपाल फटकर
उसके सिर का मांस बाहर आता है, तो उस चीज को देखते ही वो बूढ़ी डायन उसको वहां से घसीट कर ले जाने के बजाय वहीं पर बैठकर उसके सिर को अपने नुकीले नाखून वाले हाथों से पूरी तरीके से फाड़ कर रख देती हैं और उसके बाद उसके सिर के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर खाने लगती हैं। उस वक्त वो वहीं पर सड़क पर बैठकर ये सब कर रही थी, लेकिन तब तक मेरे सिर से भी काफी ज्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ी ही देर में संजू की तरह ही मुझे भी ये यहीं पर खत्म कर देगी और फिर मेरे सिर को भी बिल्कुल इसी तरीके से खा जाएगी जिस तरीके से ये संजू के सिर को खा रही है। इन सब चीजों में लगभग 1 घंटे का समय बीत गया था और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी वैसे वैसे ही वो डायन अपने और भी ज्यादा विकराल रूप में आती जा रही थी। अब जिस वक्त मैं मेरे ट्रक के पीछे उस घायल हालत में पड़ा हुआ था, तो अचानक से मेरी नजर मेरे ट्रक की तरफ जाती है। जैसे ही मेरी नजर मेरे ट्रक की तरफ जाती है तो मुझे उसके ऊपर लिखी हुई एक लाइन दिखाई देती है, जिसको पढ़कर मुझे उस जगह से निकलने की थोड़ी बहुत हिम्मत और कुछ रास्ता दिमाग में सूझता है। दरअसल मेरे ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि सामने की तरफ ध्यान देने से ज्यादा साइड में ध्यान देने से रास्ता मिल जाएगा। ये चीज शायद पीछे की तरफ से मेरे ट्रक को ओवरटेक करने वाले दूसरे लोगों के लिए लिखी हुई थी, लेकिन इसी लाइन में मुझे उस डरावनी रात में उस खूनी बुढ़िया के जाल से बचकर निकलने का एक रास्ता सूझता है। दरअसल जिस वक्त मैं उस सड़क पर पड़ा हुआ था, तो मैं अब अगल बगल में दोनों तरफ देखने लगता हूँ। जैसे ही मैं मेरी ट्रक के बगल में देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त उस सड़क के एक तरफ काफी गहरी खाई है और उस खाई को देखते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। उस वक्त मैं धीरे धीरे अपनी पीठ के बल खींचते उस सड़क के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाता हूं। जब मैं ये सब कर रहा था उस वक्त उस बूढ़ी डायन का मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो सिर्फ संजू के सिर को फाड़कर खाने में लगी हुई थी। उस वक्त उसका पूरा चेहरा संजू के खून से सना हुआ था और उस सन्नाटे से भरी हुई सड़क पर सिर्फ उसके मुंह से संजू के मांस को चबा चबा कर खाने की आवाज आ रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं लुढ़कते लुढ़कते उस खाई में गिर जाता हूं, लेकिन जिस वक्त मैं उस खाई में गिरा तो उस खाई में काफी ज्यादा कटीली झाड़ियां और कांटों से भरे हुए पेड़ पौधे थे, जो कि उस वक्त मेरे पूरे बदन पर बुरी तरीके से चुभ गए थे। साथ ही उस वक्त मुझे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था। तभी अचानक से अंधेरे में उस खाई में गिरते वक्त ही मेरे सिर पर किसी भारी चीज की चोट लगती है और उस चोट के साथ ही मैं बेहोश हो जाता हूं। इसके आगे मेरे साथ वहां पर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिस वक्त मेरी आंख खुली उस वक्त मैं खून से लहूलुहान एक पेड़ के पास पड़ा हुआ था और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसने कि अपने सिर पर एक गमछा बांध रखा था और उसके हाथ में एक मोटी सी लकड़ी थी। एक पल के लिए तो उसको मेरे सामने देखते ही मैं डर जाता हूं। मुझे लगता है कि कहीं वो डायन मेरे सामने फिर से रूप बदल कर ना आ गई हो, लेकिन तभी वो मुझे संभालते हुए कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करने के लिए ही यहां पर रुका हुआ हूं। बाद में मुझे पता चला कि वो एक बकरी चराने वाला चरवाहा है और उसने जब मुझे इस खाई में यहां पर पड़े हुए देखा तो वो मुझे उठाकर यहां इस पेड़ के पास छाया में ले आया, क्योंकि उस वक्त तक वो अमावस्या की रात बीत चुकी थी और सुबह होने के बाद काफी तेज धूप निकल आई थी। फिर वो मुझसे पूछता है कि क्या ऊपर सड़क पर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था? तो मैं उसके ऐसा पूछने पर उसे मना कर देता हूं और एक्सीडेंट के बजाय जो कुछ भी मेरे साथ वहां पर रात के वक्त हुआ था मैं उसे शुरू से लेकर अंत की सारी बात बताता हूं और उससे कहता हूं कि ऊपर की तरफ मेरे साथ वाले की भी लाश पड़ी हुई है, जिसको उस डायन ने मार दिया था। तो मेरे मुंह से ये बात सुनते वो मुझसे कहता है कि आप इस चीज की उम्मीद छोड़ दो कि आपको उसकी लाश मिल जाएगी, क्योंकि अगर उस डायन ने ही उसको मारा था और आपने उसके सिर को खाते हुए उसे देखा था, तो फिर उसने अब तक उसकी लाश को खाकर खत्म कर दिया होगा। अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको सिर्फ वहां पर उसकी कुछ 2-4 हड्डियां ही पड़ी हुई मिलेगी। इसके बाद वो चरवाहा मुझे उस डायन के बारे में बताता है। वो भी मुझे वही बात कहता है जो बात मुझे उस डायन ने खुद ने कही थी। वो मुझे बताता है कि हर महीने की अमावस्या को वो बूढ़ी डायन इस रास्ते पर अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन जो कोई भी उस तरफ से आकर उसके ढाबे पर पहले रुक जाता है तो वो खुद ही उसको उस रास्ते से आगे की तरफ जाने के लिए मना करती है, क्योंकि जो उस बूढ़ी औरत का पति था उसने इसको इस बात का श्राप दिया था कि अगर वो ढाबे पर आने वाले किसी भी इंसान को आगे के रास्ते के लिए नहीं बताएगी
और आने वाले खतरे के लिए उसको आगाह नहीं करेगी तो वो उसका शिकार नहीं कर पाएगी और वो उसी दिन खत्म हो जाएगी। दरअसल उस बूढ़ी औरत को शुरू से ही इंसानी मांस खाने का शौक था। जब वो जिंदा थी तब भी वो गांव के छोटे छोटे बच्चों को रात के वक्त चुरा कर लाती थी और फिर उनको मारकर उनके मांस को उबाल कर खाती थी। जब ये बात उस बूढ़े आदमी को पता चली तो उसने अपने उस बूढ़े आदमी को भी मार दिया था और उसकी भी लाश को वो खा गई थी। अक्सर जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता है वो अमावस्या की रात को भूलकर भी रात के वक्त इस रास्ते पर नहीं आता है, क्योंकि रात होना तो दूर की बात है, अमावस्या का तो दिन ढलते ही इस सुनसान रास्ते पर उस बूढ़ी औरत का कहर बरसना शुरू हो जाता है।